नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम 1919 का भारतीय अधिनियम पढ़ेंगे। 1919 ईस्वी में सरकार द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया जो मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से प्रख्यात है। चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय था तथा मोंटेस्क्यू भारत सचिव। इन्हीं के नाम पर इस अधिनियम का यह नाम पड़ा। इस अधिनियम को पारित करने के लिए कई कारण उत्तरदायी थे, जिनमें प्रमुख कारणों पर हम चर्चा करेंगे। पहला है मोर्ले मिंटो अधिनियम के प्रति असंतोष। 1909 ईस्वी में पारित मोर्ले मिंटो अधिनियम से भारतीयों को बहुत अपेक्षाएं थी, किंतु इसके पारित होने पर भारतीयों को घोर निराशा हुई। भारतीय स्वशासन की मांग कर रहे थे, किंतु अंग्रेजी सरकार कुछ भी देने को तैयार न थी। अतः भारतीयों में व्यापक असंतोष का उत्पन्न होना स्वाभाविक था। दूसरा कारण है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार से तमाम मतभेद होते हुए भी प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की तथा विभिन्न मोर्चों पर असाधारण वीरता का परिचय दिया। भारतीयों ने विश्वास किया कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत को स्वशासन दे दिया जाएगा। अंग्रेजों ने स्वशासन तो नहीं दिया, लेकिन भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए 1919 का अधिनियम पारित किया। तीसरा कारण है क्रांतिकारी आंदोलन। 1909 ईस्वी के अधिनियम के कारण भारतीयों में असंतोष बढ़ा। परिणाम स्वरूप अनेक उग्रवादी अब क्रांतिकारियों में परिणत होने लगे। अंग्रेजी सरकार इससे भयभीत हो गई और भारतीयों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से 1919 ईस्वी का अधिनियम पारित किया। चौथा कारण हम कह सकते हैं कि उदारवादी और उग्रवादियों में समझौता होने से कांग्रेस पुनः एक हो गई, वह सशक्त हुई और फिर से अंग्रेजी सरकार का विरोध प्रारंभ कर दिया। अतः 1919 का अधिनियम पारित कर सरकार ने भारतीयों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। पांचवा कारण है लखनऊ समझौता। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का समझौता कराने में तिलक, एनी बेसेंट व जिन्ना का प्रमुख हाथ रहा और इस समझौते से सरकार घबरा गई और भारतीयों को शांत करने के उद्देश्य से उसने 1919 का अधिनियम पारित किया। एक अन्य कारण में हम देख सकते हैं कि महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में पदार्पण भी इस अधिनियम को पारित करने का एक कारगर कारण सिद्ध होता है। महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गए। भारत की स्थिति को समझने में उन्होंने लगभग 2 वर्ष का समय लगाया। तत्पश्चात वे सक्रिय राजनीति में उतर आए तथा भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल करने लगे। अंग्रेजी सरकार महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सफलता देख चुकी थी, अतः उनकी क्षमता से परिचित थी। अतः इस अधिनियम को पारित करने के लिए सरकार विवश हुई। अंतिम कारण हम देखते हैं होम रूल आंदोलन। भारतीय काफी समय से स्वशासन की मांग कर रहे थे। 1915 में तिलक ने पूना में व एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की तथा होम रूल आंदोलन आरंभ किया। यह आंदोलन शीघ्र ही अत्यधिक प्रबल हो गया। अनेक प्रमुख नेताओं ने भी इसका समर्थन किया। इस आंदोलन ने संपूर्ण भारत में राष्ट्रीयता की भावनाएं प्रवाहित कर दी। अंग्रेजी सरकार शक्तिशाली होते हुए भी इस आंदोलन से घबरा उठी। वह एनी बेसेंट को बंदी बना लिया, किंतु इसका परिणाम उल्टा हुआ। संपूर्ण भारत में आंदोलन और अधिक शक्तिशाली हो उठा। अंत में हम कह सकते हैं कि क्राउन की जो नीति थी उसके अंतर्गत भारत भी इससे पूर्णतया मोंटेग्यू ने घोषणा की कि क्राउन की यह नीति और भारत सरकार भी इससे पूर्णतया सहमत है कि शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त कर साम्राज्य के अंतर्गत भारतवर्ष में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए
और स्वशासन की संस्थाएं क्रमशः उन्नत बनाई जाए। अब हम देखते हैं कि 1919 के अधिनियम की मुख्य धाराएं क्या क्या थी। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत सचिव व इंग्लैंड की संसद के भारतीय शासन पर नियंत्रण में कमी की गई। भारत सचिव के कार्यकाल का संपूर्ण खर्च भी ब्रिटिश राजस्व से ही लिया जाना था। इससे पहले ये खर्च भारतीय राजस्व से लिया जाता था, जिसका भारतीय विरोध कर रहे थे। इंग्लैंड में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एक नवीन पद का सृजन किया गया। इस नए पदाधिकार को भारतीय उच्चायुक्त कहा गया। गवर्नर जनरल व गवर्नरों के अधिकारों में वृद्धि की गई, जिनका उपयोग वे स्वेच्छा से कर सकते थे। भारतीयों की यह मांग कि सांप्रदायिक चुनाव पद्धति समाप्त कर दी जाए को स्वीकार नहीं किया गया। इसके विपरीत इस प्रणाली को और बढ़ावा दिया गया। केंद्रीय शासन व्यवस्था में उत्तरदायी शासन लागू नहीं किया गया, अतः केंद्रीय शासन पूर्णतः स्वेच्छाचारी व नौकरशाही के नियंत्रण में ही रहा। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। एक सदन वाले केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्संगठन किया गया। अब 2 सदन वाले विधानमंडल की व्यवस्था की गई। उच्च सदन को राज्य परिषद और निचले सदन को केंद्रीय विधानसभा कहा गया। केंद्रीय विधानसभा में 143 सदस्य तथा राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे। दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया और चुनाव पद्धति प्रत्यक्ष कर दी गई। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष व राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष था। इस कार्यकाल को गवर्नर जनरल बढ़ा सकता था। प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति को लागू किया गया। केंद्रीय विधानमंडल को विस्तृत अधिकार दिए गए, जिनमें कानून बनाने, कानूनों को परिवर्तित करने तथा बजट पर बहस आदि मुख्य थे। इस अधिनियम से देशी रियासतों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। प्रांतों में उत्तरदायी शासन लागू करने का प्रयास किया गया। प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। इस अधिनियम के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया जाना था। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, संरक्षित तथा हस्तांतरित। संरक्षित और हस्तांतरित विषयों के कारण इसमें आगे इसका आलोचना भी हुई। इस अधिनियम के द्वारा एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। भारत सचिव को इस आयोग की नियुक्ति का कार्य सौंपा गया। इस अधिनियम के द्वारा लागू किए गए 10 वर्षों के अंदर ही एक आयोग की नियुक्ति की जानी थी, जिसका कार्य इस अधिनियम के प्रति प्रतिक्रियाओं की रिपोर्ट इंग्लैंड की संसद को देना था। अंत में हम इस अधिनियम का मूल्यांकन करते हैं कि इसमें क्या गुण और दोष थे। इस अधिनियम में कई गुण थे, जैसे 2 सदनों वाली केंद्रीय सभा की स्थापना की गई, जिससे भारत भविष्य में संवैधानिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस अधिनियम के द्वारा मताधिकार को विस्तृत किया गया। इससे जनसाधारण अपने अधिकारों के प्रति सजग हुआ, तो भारत में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। भारतीयों को प्रांतों में उत्तरदायी प्रशासन करने का पहली बार अवसर प्रदान किया गया। प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति की भारतीय काफी समय से मांग कर रहे थे। उनकी यह मांग भी इस अधिनियम में स्वीकार कर ली गई। भारत सचिव का खर्चा अब भारत के राजस्व से नहीं लिया जाता था। भारतीय इसका विरोध करते थे। इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात भारत सचिव का खर्चा इंग्लैंड के राजस्व से ही लेना तय हुआ। भारत सचिव के अधिकारों में कमी की गई। इस अधिनियम के कुछ दोष भी थे, जैसे केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की गई। इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को बढ़ाया। तीसरा, 1920 ईस्वी में वर्षा बहुत कम हुई, अतः भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसके अतिरिक्त तत्कालीन भारत का राजनीतिक वातावरण भी ठीक प्रकार का नहीं था। संवैधानिक परीक्षण के लिए ठीक नहीं था। रोलर टेक्ट व जलियांवाला कांड के कारण संपूर्ण भारत में आंदोलन हो रहे थे। ऐसे प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना अनुचित था। द्वैध शासन प्रणाली सिद्धांततः भी दोषपूर्ण थी। एक प्रांत में 2 शासन करने वाली संस्थाएं कैसे काम कर सकती थी। द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत विषयों का विभाजन भी अतार्किक और अव्यवहारिक था।
ऐसे विभाग जो एक दूसरे से संबंधित थे अलग अलग संस्थाओं के अधीन कर दिए गए थे। उदाहरण के लिए सिंचाई व कृषि का अभिष्ट संबंध है, किंतु दोनों को अलग अलग कर दिया गया। हस्तांतरित विषयों के लिए पृथक वित्त की व्यवस्था नहीं की गई। गवर्नर को अत्यधिक शक्ति प्रदान की गई। अंत में हम कूपलैंड के ने जो लिखा है उससे इस अधिनियम के बारे में देखते हैं। द्वैध शासन अपने रचयिताओं के प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा। यह भारतीय जनता को उत्तरदायी शासन का वास्तविक प्रशिक्षण प्रदान न कर सका।